नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 3 वनस्पति जगत तक पढ़ लिया था। अब आता है आपका अध्याय 4 जो कि है जंतु जगत। जंतु जगत पढ़ने के बाद आपका वर्गीकरण पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। आपको पता है कि आर.एस. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति दिया था, जिसमें आपने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। आपने मोनेरा को पढ़ लिया, प्रोटिस्टा को पढ़ लिया, कवक भी पढ़ लिया, वनस्पति जगत भी पढ़ लिया अध्याय 3 के अंतर्गत। अब आता है आपका जंतु जगत अध्याय 4 के अंतर्गत, और सभी 5 जगत को आप पढ़ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 जो कि है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। आप याद करो आर.एस. व्हिटेकर ने कौन सा आधार बनाया था जिसमें जंतु को रखा गया था, किन किन आधारों पर, क्या क्या गुण विशेषता क्या पाई जाती है जंतु जगत में। तो जंतु जगत की क्या विशेषता होती है कि इनमें जो जीव हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका वाली होनी चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, वे बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और परपोषी होते हैं यानी अपना भोजन नहीं बना सकते। किस पर डिपेंड होते हैं? अन्य जंतुओं या पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, परपोषी होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, पचाते हैं और मल त्याग करते हैं। खाते हैं, पचाते हैं व मल त्याग करते हैं, यानी ये भोजन का अवशोषण नहीं करते हैं। भोजन का अवशोषण कौन करता है? कवक करती हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। और ख़ास बात क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सब विशेषताएं थी जिनके आधार पर जंतु जगत में प्राणियों को रखा गया था। अब ऐसा कोई भी जीव आपको दिख जाए जिनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उनको उठा के जंतु में रख दो। कोई आपको जीव मिल गया जो यूकैरियोटिक कोशिका से बना है, बहुकोशिकीय है, परपोषी है, भोजन को खा रहा है, पचा रहा है, मल त्याग कर रहा है, उसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, उसको उठा के जंतु जगत में रख दो। ठीक, तो जंतु जगत में जीवों को इन गुणों के आधार पर रखा गया है। अब जंतुओं में ऐसा भी नहीं है कि सभी में समानताएं पाई जाती हैं। जैसे जंतु जगत में कौन रखे गए? जंतु जगत में कीड़े मकोड़े भी हैं, केचुआ है, गोजर है, सांप है, चिड़िया है, मगरमच्छ है, कछुआ है, हाथी है, घोड़ा है, सभी जंतु इसमें रखे गए हैं। मनुष्य भी इसी में आते हैं, जंतु जगत में ही आते हैं। तो क्या हमसे कोई समानता है केचुआ में? हमसे कोई समानता मच्छर में? हमसे कोई समानता मक्खी में? नहीं। हम बस इन गुणों के कारण जंतु जगत में रखे गए हैं। बाकी हम में और अन्य जंतुओं में काफ़ी विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो इन विभिन्नताओं के आधार पर जंतु जगत को पुनः 11 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो समानताएं रखने वाले प्राणी हैं उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है। जैसे आपने पौधों में पढ़ा, वनस्पति जगत में क्या पढ़ा था? 5 जगत होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें पुष्प वगैरह उत्पन्न होती हैं, बाकी में नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म जिनमें बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं उत्पन्न होता। तो ऐसे से अलग अलग विशेषताओं के कारण उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया था ना। उसी तरीके से जंतुओं को भी 11 अलग अलग वर्गों में रखा गया है, उनमें पाई जाने वाली समानताओं व असमानताओं के आधार पर। यानी जंतुओं को कुल 11 संघों में, संघ मतलब फाइलम, क्योंकि जगत के बाद क्या आता है? फाइलम ही तो आता है। तो फाइलम में रखा गया है। 11 संघ कौन कौन से हैं? जिस क्रम में लिखूंगा उसी क्रम में आपको याद करना है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा,
व कॉर्डेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संघ हैं। इन 11 संघों में सभी जंतुओं को रखा गया है। आपको इसी क्रम में याद करना है। कैसे? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। उल्टा सीधा नहीं याद करोगे कि पहले बोल दो सीलेंट्रेटा, फिर बोल दो एनेलिडा, फिर बोल दो मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस। ऐसे नहीं पढ़ना है, ये गलत तरीका है। हज़ारों क्वेश्चन आपके इसी सीक्वेंस से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आगे आपको इनके सभी ऐसे लक्षण बताए जाएंगे जो इसी क्रम में होंगे। ये विकासीय क्रम को भी दर्शाता है। इसलिए अगर आप इस क्रम में याद करते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत ईजी हो जाएगा। तो जिस क्रम में लिखा हूँ उसी क्रम में याद करना। कैसे कैसे? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं, ये भी बात याद रखना। ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं, सभी का इंग्लिश नाम ही है पोरीफेरा। यह है आपका सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। यहाँ पर सी जो है साइलेंट होता है, यहाँ पर ओ साइलेंट होता है। टीनोफोरा में भी सी साइलेंट होता है। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसके बाद एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा। ग्यारह संघ है, 11 संघों के नाम तुरंत याद करिए। इसके अगर आप ये याद नहीं करेंगे इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। याद करिए पहले, ठीक है? सीक्वेंस याद हो गया होगा। आइए देखते हैं आगे। अच्छा, ये बात बताओ कि आखिर इनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? कुछ तो आधार होगा कि इनमें कुछ विशेषता पाई जाती होंगी तभी इनको अलग रखा गया, इनमें कुछ विशेषता पाई जाती होंगी तभी इनको अलग रखा गया, इनमें कुछ विशेषता पाई जाती होंगी इसलिए इनको अलग वर्गों में रखा गया। तो इनका कुछ आधार भी तो होगा। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि जंतुओं के इस वर्गीकरण का आधार क्या है। बहुत आधार है। कोशिका की व्यवस्था, समिति, प्रगुहा की उपस्थिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, उनका भ्रूणीय स्तर, ऐसे कई सारे आपको आधार मिलेंगे जिनके आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। आइए देखते हैं। जंतु के इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधार क्या है? जैसे कोशिका संगठन। अब ये क्या होता है कोशिका संगठन? अभी आगे बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। सभी को एक एक करके बारी बारी से आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा। शारीरिक सममिति, शारीरिक सममिति। अब ये क्या होता है ये भी आपको आगे बताया जाएगा, उतावले मत बनिए, सिर्फ याद करिए जैसे जैसे मैं याद करा रहा हूँ। आधार क्या है? कोशिका संगठन, शारीरिक सममिति, सबको डिटेल अभी आगे बताएंगे। प्रगुहा की उपस्थिति, प्रगुहा की उपस्थिति याद करिए तुरंत तुरंत। प्रगुहा की उपस्थिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना, जनन तंत्र की रचना आदि अनेक आधार हैं जिनके आधार पर इन जीवों को 11 संघों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। कोशिका संगठन क्या है, शारीरिक सममिति क्या है, प्रगुहा की उपस्थिति क्या है, ये सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका संगठन। कोशिका संगठन, जिसे हम संगठन के स्तर के भी कह सकते हैं। संगठन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये पढ़ा है कि सभी के सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में एक ही प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाए। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनमें तरह तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे अलग अलग कार्य करती हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिकाएं समूह बनाकर ऊतक का रूप ले लेती हैं, तो उन्हें कहते हैं ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक बनाकर एक कार्य को करती हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक भी संगठित होकर अंग बना लेती हैं, तो उन्हें कहते हैं अंग स्तर का संगठन। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें कई सारे अंग मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, तब वहाँ पर कहते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग कोशिका संगठन पाया जाता है। यानी लिख सकते हैं कि सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी जंतु एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन प्रदर्शित नहीं करते। ठीक, तो इस आधार पर कि किस किस प्रकार का कोशिकीय संगठन होता है, इन जीवों को भी अलग अलग वर्गों में 11 संघों में रखा गया है। अब 11 संघ में जो सीरीज है, उसी सीरीज के आधार पर मैं आपको यहाँ पर कोशिका संगठन बताऊंगा। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि किन की जो शरीर है वो सिर्फ कोशिकाओं का ही मिलकर बना है, उनमें ना तो ऊतक पाया जाता है, ना तो अंग, ना तो अंग तंत्र पाया जाता है, तो उसे कहते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन। कोशिकीय स्तर का संगठन यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन, जिनमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ना तो ऊतक पाई जाएंगी, ना कोई अंग होगा, ना कोई अंग तंत्र होगा। एक होती हैं ऊतक स्तर का संगठन यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इनमें ऊतक तो पाया जाएगा, लेकिन ना तो अंग होगा, ना अंग तंत्र होगा। कोशिकाएं समूह बनाकर ऊतक का रूप ले लेंगे, ना तो अंग पाया जाएगा, ना ही अंग तंत्र पाया जाएगा। एक होती हैं अंग स्तर का संगठन यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें ऊतक संगठित होकर अंग बना लेती हैं, लेकिन अभी इनमें जो अंग हैं वो अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य को करते हैं। अंग मिलकर एक काम नहीं करते। जब अंग मिलकर काम करते हैं तब उसे कहते हैं अंग तंत्र स्तर का संगठन, अंग तंत्र स्तर का संगठन यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ाते हैं आपको। एग्जाम्पल मजा आएगा, पहले एग्जाम्पल पढ़ लो। सब सीरीज से है, जो आप लोग 11 संघ पढ़ा ना, सब सीरीज से। कोशिका स्तर का संगठन किस में देखा जाता है? उदाहरण, सबसे पहला वाला संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन आते हैं? स्पंज। अभी सब समझाएंगे एक एक को उदाहरण के साथ, ठीक है। तो पोरीफेरा जो सबसे पहला वाला संघ है वो कोशिकीय स्तर का संगठन है, यानी उनमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंग ऊतक नहीं पाया जाता, कोई अंग नहीं पाया जाता, कोई अंग तंत्र नहीं पाया जाता। अच्छा, ऊतक स्तर का संगठन कौन प्रदर्शित करती हैं? तो ऊतक स्तर का संगठन कौन प्रदर्शित करती हैं? पोरीफेरा के बाद कौन आता है? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप उसी सीरीज में याद करना, सीलेंट्रेटा व
टिनोफोरा में ऊतक अस्तर का संगठन पाया जाता है। अब देखो सीलन डेटा टिनोफोरा के बाद कौन आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग अस्तर का संगठन पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद कौन आता है? एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। यानी एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक क्या पाया जाता है? अंग तंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है। यानी एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक के प्राणियों में अंग तंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है। अब समझो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि ऊतक कोशिका स्तर का संगठन क्या है। यानी वे जिनका शरीर सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बना हो, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उनमें कोई ऊतक ना पाया जाए, कोई अंग ना पाया जाए, कोई अंग तंत्र ना पाया जाए। जैसे कई सारी कोशिकाओं से मिलकर कोई एक कोशिका ये हो गई, 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 एक कोशिका ये हो गई। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जब कोशिका का शरीर का निर्माण करती हैं तब उसे हम कोशिका स्तर का संगठन कहते हैं। हर कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य को करती हैं, कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को नहीं करती। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें कोशिकाएं बिखरे समूह के रूप में होती हैं। इसमें कोशिकाएं बिखरे समूह के रूप में होती हैं और इनमें कोशिकाओं में कुछ श्रम विभाजन पाया जाता है। यानी श्रम विभाजन का मतलब क्या कि इनका कार्य कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा। तो इनमें कुछ कोशिकाओं में श्रम विभाजन देखा जाता है। इनमें कोशिकाओं में कुछ श्रम विभाजन होता है, बस। ठीक, मेन आपका उदाहरण हो गया। इसके अंतर्गत कौन आता है? स्पंज। पोरीफेरा के अंतर्गत कौन आता है? पोरीफेरा के अंतर्गत स्पंज आते हैं। स्पंज जो रसगुल्ला वाला नहीं है, स्पंज क्या है? स्पंज भी एक प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं। उनको निकाल कर सुखाकर स्पंज की गद्दियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, या जो आप रगड़ रगड़ के नहाते हो, साबुन नहीं, बाथ स्पंज आप लोग नहीं यूज करते होगे, VIP लोग यूज करते हैं। स्पंज रहता है, दबाव तो दबता है, तो उससे नहाते बहाते हैं। चलो, ऊतक स्तर का संगठन देख लो। बचपन में पढ़ा है ना, ऊतक का डेफिनेशन क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। नहीं, गलत है। सिर्फ ये नहीं कहेंगे, ठीक है कोशिकाओं के समूह तो होता है, लेकिन किस प्रकार का समूह? समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। यानी इनमें कोई प्राणी है तो उसमें जो कोशिकाएं हैं वे समूह बना लेती हैं और एक समान संरचना भी होती है उनकी और एक समान कार्य भी होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक। यानी समान संरचना व समान कार्य। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कार्य और संरचना दोनों में समान होती हैं, एक समान होती हैं, एक समान रूप से दिखाई भी देंगी, कार्य भी एक ही करेंगी, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। तो ऐसी प्राणियों में ऊतक स्तर का संगठन देखा जाता है, जैसे सीलेंट्रेटा व टिनोफोरा में। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, ऊतक के रूप में करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो वो ऊतक का समूह है तो वो श्वसन का काम करेगा, दूसरा ऊतक का समूह है तो वो पाचन का काम करेगा। उनमें अलग अलग ऊतक समूह अलग अलग कार्य को करती हैं। अंग अस्तर का संगठन, इसमें क्या होता है? कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का ही निर्माण कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये है ऊतकों का समूह,
कई ऊतक मिलकर एक अंग बना दिए हैं। इसका कार्य है एंजाइम का स्राव करना। ठीक, मान लो ये अग्न्याशय है, अग्न्याशय। ठीक, ये है आपका लीवर, यकृत, ये भी ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। तो जब ऊतक आपस में मिलकर एक अंग का निर्माण कर दें जो एक विशेष कार्य को करता है, तो इस प्रकार के अस्तर संगठन को अंग अस्तर का संगठन कहा जाता है। लेकिन अभी भी इनमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता, यानी दो अंग मिलकर कार्य नहीं करते, सारे अंग अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में अलग अलग अंग मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंग तंत्र अस्तर का संगठन। जैसे कान ये एक अंग है, हाथ एक अंग है, आँख एक अंग है, मुंह एक अंग है, नाक एक अंग है। तो क्या इनका हम अलग अलग ही कार्य कर पा रहे हैं? क्या हम हाथ को अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं? नहीं, हाथ को इस्तेमाल करने के लिए मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक अंग है, मस्तिष्क एक अंग है, दो अंग मिलकर कार्य को कर रहे हैं ना, तो इसे अंग तंत्र का सिस्टम कहते हैं। जैसे कान से हम सुन रहे हैं, तो कान से सुन रहे हैं, लेकिन उसका सुनने का जो भावना है वो तो मस्तिष्क ही डिसाइड कर रहा है ना। तो कान और मस्तिष्क दोनों मिलकर सुनने का काम कर रहे हैं। तो एक अंग नहीं, दो तीन अंग मिलकर एक कार्य को करते हैं, तो इसे हम अंग तंत्र का काम करते, अंग तंत्र कहते हैं। और जब केवल एक अंग अपना ही काम करे तो उसे हम अंग अस्तर का संगठन कहते हैं। यानी इसमें लिख सकते हैं कि इसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग अपना प्रत्येक विशिष्ट कार्य को करता है। प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य को करता है। एग्जाम्पल इसका है प्लेटीहेल्मिन्थेज। अब देखो अंग तंत्र अस्तर का संगठन कहाँ से कहाँ तक है? एस्केलेमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, यानी एस्केलेमेंथिस में भी अंग तंत्र पाया जाएगा, एनेलिडा में भी, आर्थ्रोपोडा में भी, मोलस्का में भी, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में। ठीक, अंग तंत्र। अब अंग तंत्र में क्या होता है? देखो, कई सारे अंग मिलकर एक ही कार्य को करते हैं। जैसे ये मनुष्य में भी अंग तंत्र अस्तर का संगठन ही पाया जाता है। इसमें आप पाचन तंत्र को अगर आप देखोगे तो इसे पाचन तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पाचन तंत्र में कोई एक अंग कार्य नहीं करता, कई सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका कहीं पर हो गया अग्न्याशय, यहाँ हो गया आपका यकृत, ठीक। देखो ये है मुख, एक अंग है, ये अमाशय एक अंग है, आंत एक अंग है, अग्न्याशय एक अंग है, यकृत एक अंग है। लेकिन ये सभी अलग अलग अंग हैं, लेकिन मिलकर काम करते हैं। जब अलग अलग अंग, कई सारे अंग मिलकर काम करते हैं तो इसे अंग तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी अंग पाचन का काम करते हैं, इसलिए इस पूरे सिस्टम को पाचन तंत्र कहा जाता है। अब देखो खाना आपने खाया, खाना गया अमाशय में, अब अमाशय में आया, फिर आंत में आया, तो आंत में पचने के लिए यकृत से एंजाइम आते हैं, अग्न्याशय से भी एंजाइम आते हैं, वो एंजाइम इस खाने को तोड़ते हैं, फिर ये एसिमिलेट होता है, फिर जो अपचत भोजन होता है वो गुदा के द्वारा बाहर आता है, गुदा के रास्ते बाहर आता है। तो यहाँ पर अलग अलग अंग मिलकर एक ही कार्य को कर रहे हैं, तब इसे हम अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। अब जैसे पाचन तंत्र हो गया, वैसे ही परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं, धमनी, सिरा, केशिकाएँ, हृदय पंप करता है ब्लड को, तब वो ब्लड हर जगह पर सप्लाई होता है।
तो ये भी क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र, जिसमें केवल हृदय काम नहीं कर रहा, हृदय के साथ साथ वाहिकाएं भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब कई सारे अंग मिलकर एक विशेष कार्य को करते हैं तो इस प्रकार के संगठन स्तर को क्या कहा जाता है, अंग तंत्र संगठन का स्तर। यानी यहां क्या लिख सकते हैं कि इनमें कई अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं व प्रत्येक अंग तंत्र एक विशेष कार्य को करता है। अब अलग अलग प्राणी समूहों में देखा जाए तो जो अंग तंत्र होता है वो भी जटिलताएं उत्पन्न करता है। कुछ जीवों में अंग तंत्र अलग प्रकार का, कुछ जीवों में वही अंग तंत्र अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे बात करें अगर हम पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है। तो किसी जीव में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, किसी जीव में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का देखा जाता है, खुला और बंद। तो किसी जीव में खुला परिसंचरण होता है, किसी में बंद परिसंचरण होता है। यानी अंग तंत्र में भी जटिलता देखी जाती है विभिन्न प्रकार के जीवों में। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि विभिन्न प्राणी समूहों के अंग तंत्र में भी जटिलताएं पाई जाती हैं। जैसे पाचन तंत्र, दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक होती है अपूर्ण पाचन तंत्र, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक होता है पूर्ण पाचन तंत्र, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो ये क्या होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र। अभी आपने मनुष्य का देखा कि मनुष्य में मुख होता है और गुदा होता है। मुख के रास्ते भोजन जाता है, पचता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो गुदा के रास्ते शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो मनुष्य में दो वाह द्वार पाया जाता है, मुख और गुदा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें केवल एक ही वाह द्वार होता है, उसी वाह द्वार के माध्यम से वो खाना भी खाते हैं, उसी वाह द्वार के माध्यम से वो मल भी त्याग करते हैं। तो इस प्रकार के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। यानी इनके शरीर में केवल एक ही वाह द्वार होता है जो मुख व गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो प्राणी होते हैं उनमें केवल एक ही वाह द्वार होता है और वही वाह द्वार मुख का भी काम करता है और गुदा का भी काम करता है। जैसे इसके अंतर्गत जो प्राणी आता है वो लगभग केचुए की तरह होता है। केचुआ नहीं होता, केचुआ एनेलिडा में रखा गया है। ये केचुए की तरह होते हैं, लंबे। ठीक है, अब देखो ये हो गया कोई प्लेटीहेल्मिन्थीज मान लो, तो इसमें केवल एक ही वाह द्वार होता है। ठीक, उसी रास्ते से ये भोजन को खाते भी हैं, कोई भोजन है उसको खाते भी हैं और उसके अपचित भोज्य पदार्थ को
बाहर भी उसी रास्ते निकालते हैं। यानी इनमें एक ही वाह्य द्वार होता है जो मुख व गुदा दोनों का काम करता है। तो इस प्रकार के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? इनके शरीर में दो वाह्य द्वार होते हैं, मुख व गुदा, मुख और गुदा। उदाहरण एस्के हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक के प्राणियों में। कॉर्डेटा तक के प्राणी में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, जिनमें आपने अभी देखा मनुष्य में, जैसे मैंने बताया कि एक क्या होता है, मुख होता है, ठीक है। मुख के रास्ते खाते हैं, उसके बाद उसको पचाते हैं, बचाने के बाद उसको गुदा के रास्ते बाहर निकाल देते हैं अपचित भोजन। तो दो रास्ते होते हैं, एक मुख होता है, दूसरा गुदा होता है, दो वाह्य द्वार होता है, ठीक। एस्केमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक के प्राणियों में, उनके शरीर में। अब ये तो हो गया पाचन तंत्र के बारे में। अब परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो वो सिस्टम जिसके द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर में होता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये भी दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जिसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या है? ये क्या बोला है भाई? खुला परिसंचरण तंत्र और बड़ा बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखो, हम पहले बंद की बात कर लें। बंद में हम लोग भी आते हैं। हम लोगों को शरीर में जो रक्त है वो वाहिनियों में बहती है, नसों में बहती है। जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं नस, जो नसें दिखाई देती है ना, इन नसों में जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर में कि रक्त कहीं पर इकट्ठा है, ऐसा नहीं होता कि हमारे पेट में इकट्ठा है, नहीं, कहीं पर भी रक्त इकट्ठा नहीं होता। वो नसों के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित होता रहता है। उसको पंप करने का काम करता है हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड ऊपर नीचे सर्कुलेट करता है, पूरा शरीर में सर्कुलेट करता रहता है। रक्त कहीं इकट्ठा नहीं होता। रक्त हृदय द्वारा वाहिकाओं में पंप की जाती हैं। वाहिका कौन? नसें, धमनी, सिरा, केशिकाएं, इनमें बही जाती हैं, किसी खाली स्थान पर नहीं होती। खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त खुला होता है शरीर के अंदर, कोई वाहिका, कोई नस वगैरह नहीं पाई जाती। जैसे मच्छर के में देखो, मच्छर के पीछे जो भाग होता है, उसके पीछे मच्छर में अगर आप देखो तो उसके शरीर के जो पीछे होता है वो क्या होता है? यहाँ पर रक्त भरा होता है ना। तो इनमें कोई नस वगैरह नहीं पाई जाती। इनमें रक्त एक खाली गुहा में भरा होता है, उसी में रक्त पंप किया जाता है बार बार हृदय द्वारा, और जो आसपास की कोशिकाएं उनसे सटी हुई हैं उस रक्त से अपना ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, पोषक पदार्थ लेती हैं, उत्सर्जी पदार्थ छोड़ती हैं डायरेक्टली। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हम लोगों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत रक्त वाहिकाओं में बहती है, किसी खुले स्थान पर नहीं। उसी वाहिका के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचता है,
कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, पोषक पदार्थ दी जाती है, उत्सर्जित पदार्थ ली जाती है, ये काम किया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त हृदय द्वारा शरीर के कोटक अर्थात गुहा में छोड़ी जाती हैं। शरीर की कोशिकाएं व ऊतक उसी गुहा में डूबी होती हैं, ठीक, और उनसे अपना आदान प्रदान होता रहता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन आते हैं? समस्त कीड़े मकोड़े आते हैं। समस्त कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखो भाई, सबसे ज़्यादा आपको देखने को क्या मिलता है अपने आसपास? कीड़े मकोड़े। बाइक चला रहे हैं, भुनगा उड़ रहा है, रात में सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, दिन में जलेबी खा रहे हैं, मक्खी भिन भिना रहा है, दोपहर में खेत में जा रहे हैं, मधुमक्खी काट रहा है। तो हर जगह आपको कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जातियां कीड़े मकोड़ों की ही हैं, और इसी वजह से आर्थ्रोपोडा समस्त जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ है। हालांकि इसके बारे में डिटेल हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जान लो तो क्या जाता है। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, जिसमें सभी कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। सब मकड़ी वकड़ी से लेकर सारे कीड़े मकोड़े इसी में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणियों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो रक्त हृदय द्वारा वाहिकाओं में प्रवाहित की जाती हैं। रक्त हृदय द्वारा वाहिकाओं में प्रवाहित की जाती हैं। वाहिका कौन सी? जैसे धमनी, सिरा व केशिकाएं। देखो आपके पीडीएफ में गलती है, कोशिका लिखा हुआ है, तो कोशिका ना करके केशिका कर लीजिएगा। केशिका मतलब होता है कैपिलरी। कैपिलरी मतलब रक्त की वो नसें जो बाल के समान हो, इतनी महीन होती हैं, उन्हें केशिका कहा जाता है। ठीक है, वाहिकाओं में प्रवाहित की जाती हैं। उदाहरण, इनके उदाहरण कौन है? एनेलिडा, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब तो ये पढ़ लिया आपने कि कोशिका संगठन या कोशिका की व्यवस्था पढ़ लिया। कोशिका संगठन की बात क्या पढ़ा था? शारीरिक समिति। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, शारीरिक समिति। शारीरिक समिति, बॉडी सिमेट्री। ये क्या होता है? तो क्या होता है अभी बता देंगे, पहले ये समझ लो कितने प्रकार का होता है। शारीरिक समिति 3 प्रकार का। एक होता है असममिति, जिसे कहा जाता है एसिमेट्री। दूसरा होता है अरीय सममिति, जिसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तीसरा होता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, जिसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को। द्विपार्श्व सममिति क्या होती है? द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है जब कोई केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा
किसी प्राणी के शरीर को दो बराबर भागों में बांटें तब उसे हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जैसे मनुष्य एक द्विपार्श्व सममिति में रखा हुआ प्राणी है। क्यों? क्योंकि हमें अगर काटोगे, अगर इस तरफ से काटोगे, ऐसे अगर हमें ऐसे सीधा काटोगे तो हम दो बराबर भागों में बटेंगे। काटोगे मत काटना बाबू, पढ़ाना है भी ना, तो मतलब बता रहा हूँ। अगर हमें आप ऐसे काटोगे तो दो बराबर भागों में बटेंगे। एक हाथ इधर जाएगा, एक पैर इधर जाएगा, एक आधा मस्तिष्क इधर जाएगा, एक आँख, कान, आधा मुंह, आधा नाक, इधर का हिस्सा एक हाथ, एक पैर, आधा मस्तिष्क, तो इधर आधा बराबर बराबर इधर, जितना भाग इधर जाएगा उतना भाग इधर जाएगा। तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। जब किसी प्राणी को सिर्फ एक केंद्रीय अक्ष से हम दो बराबर भागों में बांट पाएं तब, यानी हम सिर्फ इसी अक्ष से कटेंगे तभी दो बराबर भागों में बटेंगे। अगर हमको ऐसे काटोगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे, दो हाथ इधर लेके चल जाएगा और दो पैर इधर बचेगा। बराबर कहाँ हुआ? हमें तो बराबर देखना है, इधर भी उतने ही अंग हों, इधर भी उतने ही अंग हों। तो जब हम ऐसे कटेंगे तभी दो बराबर भागों में बटेंगे। तो द्विपार्श्व सममिति क्या होता है? जब एक केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब जीव को दो बराबर भागों में बांट देती है। उसी तरीके से अरीय सममिति क्या होता है? अरीय सममिति का मतलब होता है कि जब किसी जीव को किसी भी अक्ष से काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, दो बराबर भागों में बट जाए, तब उस जीव को कहा जाता है अरीय सममिति। तो मनुष्य नहीं होता, मनुष्य तो द्विपार्श्व सममित होता है, केवल इधर से ही कटेगा तभी दो बराबर भागों में बटेगा। अब देखो, इसी को देख के इसको बताया जा सकता है असममिति क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, आ लग गया है ना, मतलब जो किसी भी केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में ना बटे। अगर हम उस जीव को काटने की कोशिश करें, किधर से भी काटें, तो वो दो बराबर भागों में ना बटे, इसे हम कहते हैं असममिति। तो उदाहरण देख लो पहले। असममिति का उदाहरण होता है पोरीफेरा, जिसे स्पंज कहते हैं। स्पंज जो होते हैं वे असममित प्राणी होते हैं। एक स्पंज का मैं यहाँ पर फिगर आपको बना के दिखा दूँ। अब देखो, ये एक स्पंज है, ठीक है। बताओ इसको किस लाइन से काटोगे कि ये दो बराबर भागों में बटे? किसी भी लाइन से कटेगा दो बराबर भागों में। देखो, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो भी दो बराबर भागों में नहीं बटा। इधर देखो, ये संरचना अलग है, ये संरचना अलग है। अगर हम इसे देखो, यहीं से देखो, ये छोटा है, ये लंबा चला जा रहा है। अगर हम इसे इस तरफ से काटते हैं तब देखो, इधर का जो भाग है वो अलग है, इधर का भाग जो है वो अलग है। अगर हम इसको इस तरफ से काटते हैं तो भी इधर का भाग अलग दिख रहा है, इधर का भाग अलग। अगर हम इसको इस तरफ से काटते हैं तो भी इधर का भाग अलग, उधर का भाग, मतलब किसी भी अक्ष से काट दो, वो दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होता। तो ऐसे प्राणी को कहा जाता है असममित प्राणी, जिसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन आते हैं? स्पंज आते हैं। तो लिख सकते हैं कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो बराबर भाग में नहीं बांटती, ठीक है, नहीं बांटती, तब उसे हम असममित कहते हैं। अब देखो, अरीय सममिति प्राणी को देखो। अरीय सममिति का उदाहरण कौन होता है? इसका उदाहरण है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में याद रखना, इकाइनोडर्मेटा में एक खास बात होती है, अभी आपको बताएंगे। इकाइनोडर्मेटा की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो फेज आते हैं, एक होता है वयस्क और एक होता है लार्वा।
तो जो इकाइनोडर्मेटा का वयस्क होता है वो अरियस सम्मित होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। आगे बताएंगे भी। अब देखो एक एग्जाम्पल इसका, कोई सीलेंट्रेटा है, मान लो कोई सीलेंट्रेटा है, तो उसमें ऐसी कोई संरचना पाई जा रही है। ठीक, अब अगर हम इसको इधर से काटें तो देखो 2 बराबर भागों में बटा कि नहीं बटा। अगर हम इसको इस प्लेन से काटें तब भी 2 बराबर भागों में बटेगा, 2 इधर पैर जाएगा, 2 इधर जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इधर से काटें तब भी 2 हाथ, एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगा, इनका आधा आधा भाग जाएगा। अगर हम इसको इधर से काटें तब भी ये 2 बराबर भागों में बटेंगे। यानी जब किसी प्राणी को हम किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटें और वो 2 बराबर भागों में बट जाए तो इसे अरियस सममिति कहा जाता है। जैसे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर है। एग्जाम्पल्स कोई भी मत बोलिएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब देख लो द्विपार्श्व सममिति क्या होता है। तो मनुष्य का उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया कि ये मनुष्य हैं। अगर हम इसको इधर से एक ही प्लेन से, यानी वो प्राणी जिसको सिर्फ हम एक भाग से 2 बराबर भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक अक्ष से गुजरने वाली रेखा, एक अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, सिर्फ इधर से काटने पर ये 2 बराबर भागों में बटेगा, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। उसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया है उसमें केकड़े का फिगर दिया गया है। ठीक है, केकड़े को भी आप सिर्फ एक अक्ष से काट सकते हो 2 बराबर भागों में। इधर से काटोगे नहीं जाएगा, क्योंकि 2 आँख इधर जाएगा, इधर आँख नहीं होगा। तो इस वजह से हम ऐसे जीवों को द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तो द्विपार्श्व सममिति में कौन आता है? बाकी जितने भी बचे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब किसको छोड़ के? इकाइनोडर्मेटा। तो लिख सकते हैं उदाहरण, प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक। ठीक, अब यहाँ पर आप एक नोट बना के लिखेंगे इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में 2 जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक लार्वा अवस्था आती है और एक होती है वयस्क अवस्था। लार्वा और वयस्क क्या होता है? जैसे हम लोगों में कोई लार्वा नहीं बनता, आप देखोगे मेंढक में लार्वा बनती है। यानी मेंढक जब अंडे देता है तो अंडे जो फुटती हैं तो उनसे जो जीव निकलता है वो मेंढक के समान नहीं होता, मछली के समान होता है। मछली की तरह छोटे छोटे होते हैं। हम लोग भी बरसात में बहुत उसको पालते थे, बड़े प्यार से गड्ढे नाली में से निकाल के सुंदर से धुल वुल के उसके बाद बाउल में रखते थे, सूजी वूजी डेली खिलाते थे, सोचते थे मछली है। लेकिन जब वो बड़ा होता था तो मछली से मेंढक में बदल जाता था। तो उस बदलने को कहते हैं मेटामार्फोसिस, कायांतरण। तो इनमें आपने देखा कि मेंढक में जो बच्चा होता है वो अपने वयस्क से काफ़ी भिन्न है। मेंढक की तरह दिख ही नहीं रहा, वो तो मछली की तरह दिख रहा है। तो उसे लार्वा अवस्था कहते हैं। जब वो वयस्क में पूरी तरीके से मेंढक का रूप ले लेता है तो उसे वयस्क अवस्था कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और दूँ, तितली में उसकी जो अंडे से निकलती है वो संतान
कैटरपिलर कहलाती है। कैटरपिलर तितली की तरह पंख नहीं होते, वो कीड़े की तरह होती हैं, इतनी छोटी सी रेंगती हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है और वो फिर तितली में बदलती हैं। तो इसे लार्वा अवस्था कहता है, यानी जीवन चक्र की वह अवस्था जो अपने जनक से पूरी तरीके से भिन्न है, वो लार्वा अवस्था कहलाती है। तो इकाइनोडर्मेटा का खास बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी इसीलिए गया है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसका जो लार्वा अवस्था होती है वो द्विपार्श्व सममित होता है, यानी एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बटेगा। लेकिन जो वयस्क होता है वो अरीय सममिति होता है, अरीय सममिति होता है, यानी वयस्क को किसी भी अक्ष से काट दो, वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। क्लियर बात है। अब इसके बाद आता है द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन। द्विकोरिक व त्रिकोरिक संगठन, यानी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विकोरिक संगठन क्या होता है। द्विकोरिक संगठन यानी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब द्विकोरिक संगठन और त्रिकोरिक संगठन क्या होता है इसको समझना। जैसे आपने देखा नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। ठीक, एक कोशिका युग्मनज जो होता है वो विभाजित होता है, दो कोशिका बना लेता है, 2 से 4 बना लेता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1028 मल्टीपल टाइम में विभाजित होकर कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा करती हैं जो व्यवस्थित होकर भ्रूणीय अस्तर बनाता है। यानी युग्मनज से भ्रूण बनता है, यानी कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं, भ्रूणीय अस्तर का निर्माण करती हैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो कोशिका थी वो एक अस्तर का निर्माण की, ठीक है, यहाँ की कोशिका एक अस्तर का निर्माण की, जिसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म। और जो अंदर की कोशिकाएं थी, दूसरी कोशिकाएं जो थी वो अंदर की, वो इस तरह से व्यवस्थित हो गई और ये अस्तर क्या कहलाई, अंतस्त्वचा या अंतःत्वचा, अंतःत्वचा, एंडोडर्म, एंडोडर्म। बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। इसे कहा जाता है मीजोगिलिया, मीजोगिलिया। तो जब किसी जीव के भ्रूण में केवल 2 भ्रूणीय अस्तर, बाह्य अस्तर और अंतःत्वचा पाई जाती है तो उस प्राणी को द्विकोरिक संगठन वाला प्राणी कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक संगठन पाया जाता है, यानी इनके भ्रूण में केवल 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं। आपने ये पढ़ा है क्लास 12th में मानव जनन वाले अध्याय में कि बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा, एक और अस्तर पाई जाती है हम लोगों में, कौन सी, मध्य त्वचा, मीजोडर्म। अब इन्हीं भ्रूणीय अस्तरों से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। मध्य त्वचा से हृदय का निर्माण होता है ना। तो ऐसे से अलग अलग अस्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो वे जिनके भ्रूण में केवल 2 ही अस्तर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा, उन्हें हम द्विकोरिक संगठन कहते हैं, जैसे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं कि जिनके भ्रूण में केवल 2
भ्रूणीय अस्तर, बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा पाई जाती है। ठीक, उसे हम डिप्लोप्लास्टिक या द्विकोरिक संगठन कहते हैं। अब दूसरा आता है त्रिकोरिक संगठन। अब देखो नाम से भी तो क्लियर हो रहा है, द्वि मतलब दो अस्तर, द्वि मतलब दो अस्तर, डाई मतलब दो अस्तर। ठीक, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। अब देखो दूसरा क्या आता है, त्रिकोरिक अस्तर। देखो नाम से ही क्लियर है, त्रि मतलब कितने अस्तर होंगे, तीन। त्रिकोरिक संगठन इसे कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो त्रिकोरिक संगठन में बताओ भ्रूणीय स्तर में भ्रूण में कितने स्तर पाए जाएंगे, 3 जनन स्तर होंगे। भ्रूण में 3 जनन स्तर, कौन कौन से, बाह्य त्वचा। अब देखो बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा तो आपने पढ़ लिया, इनके अलावा इसमें क्या भिन्न होगा, इसमें मध्य त्वचा भी पाई जाएंगी। ठीक है, मध्य त्वचा भी पाई जाएंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 त्वचा पाई जाती हैं भ्रूण में, तब उसे हम त्रिकोरिक संगठन कहते हैं। जैसे एक ये अस्तर हो गई जो बाह्य त्वचा बनाई, आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया, प्रैक्टिस जरूर करिएगा बनाकर। ये हो गई, ये आपकी क्या है, बाह्य त्वचा, ये है बाह्य त्वचा। उसके बाद बीच में मध्य त्वचा। मध्य का मतलब ये होता है मध्य में, यानी बीच में। ये कोशिकाओं का एक परत है जो क्या बना रहा है, मध्य त्वचा। ठीक, उसके बाद अंदर आपका यह है अंतस्त्वचा या अंतः त्वचा, जो बहुकोशिकीय अस्तर है, और ये खाली गुहा होती है। ये हो गई अंतः त्वचा, और ये हो गया मध्य त्वचा, और ये हो गया आपका बाह्य त्वचा। क्लियर बात है? तो इस प्रकार के भ्रूणीय अस्तर को क्या कहते हैं, त्रिकोरिक संगठन। त्रिकोरिक संगठन किस में पाया जाता है, तो इसका उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। अब हो गया ये बात। अब 2 और कैटेगरी है, प्रगुही प्राणी और आगुही प्राणी और कूटगुही प्राणी किसे कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिनके शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में खाली गुहा पाई जाए, उन्हें गुही प्राणी कहते हैं, प्रगुही प्राणी कहते हैं, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वे जिनके आहार नाल और शरीर की भित्ति में जगह जगह पर कहीं कहीं पर गुहा पाई जाए तो उसे हम कूटगुही प्राणी कहते हैं। और वे जिनके आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच गुहा पाई ही ना जाए उसे आगुहीय प्राणी, एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी नेक्स्ट है प्रगुहा, सीलोम। तो लिख सकते हैं कि शरीर
भित्ति व आहार नाल के बीच गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर प्राणी निम्न प्रकार के होते हैं। तो वे जिनके शरीर भित्ति और जो आहार नाल है उनके बीच में गैपिंग हो, यानी उसमें गुहा पाई जाए, तो उसमें उसे कहते हैं गुहेय प्राणी। जिनमें जगह जगह पर कहीं कहीं गुहा पाई जाती है उन्हें कूट गुहेय प्राणी, और जिनमें पाई ही नहीं जाती उन्हें हम आगुहेय प्राणी कहते हैं। प्रगुहीय प्राणी यानी सीलोमेट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो वे जिनमें गुहा पाई जाती है, यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को प्रगुहा कहते हैं। और इससे युक्त प्राणी को प्रगुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक है, जैसे मनुष्य में भी आप अगर देखो तो जो आहार नाल होती है, आहार नाल ये हैं, तो आहार नाल और शरीर की भित्ति के बीच में गुहा पाई जाती है। इस खाली गुहा को ही ऐसी प्राणी जिनमें गुहा पाई जाती है उसे हम गुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें आगुहीय कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे, आगुहीय प्राणी यानी एसिलोमेट। जिन प्राणियों में शरीर गुहा पाई ही ना जाए, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज में शरीर गुहा होती ही नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आगुहीय प्राणी। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कहीं कहीं पर पाया जाता है, उन्हें हम कूट गुहीय प्राणी कहते हैं। कूट गुहीय प्राणी जिसके अंतर्गत एस्केल्मेंथीज आता है, इसे कहा जाता है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होती, मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा के बीच बिखरी होती है। उन्हें कूट गुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे एस्केहेल्मिन्थीज। बस
अब एक और आखिरी बचा है आपके वर्गीकरण के आधार में, खंडी भवन, सेगमेंटेशन। इसको भी पढ़ लीजिए। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से खंडों में विभक्त होती है, तो इससे खंडी भवन कहा जाता है। जैसे केंचुआ में, अगर आप केंचुए को देखोगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि केंचुए पे ऐसी ऐसी धारियाँ पाई जाती हैं। ये धारियाँ और कुछ नहीं, खंडी भवन को ही बताती हैं कि इनका शरीर अनेक खंडों में विभक्त होता है, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी एक अनेक खंडों में विभक्त होता है, और इनमें कई अंगों की पुनरावृत्ति भी देखी जाती है। ठीक है, केंचुए में ऐसे ऐसे जो आप धारियाँ देखते हैं, ये क्या है? खंड हैं। ये अंदर से भी खंडित ही होते हैं, तो इसे कहा जाता है खंडी भवन, मेटामार्फिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, विखंडी खंडी भवन कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल केंचुआ है। तो लिख सकते हैं, कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य एवं आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में यानी सेगमेंट में विभाजित होता है। श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिनमें कुछ एक अंगों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहा जाता है। ठीक है, जैसे केंचुआ, जिसे अर्थवॉर्म कहा जाता है, अर्थवॉर्म कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। इसके शरीर में विखंडी खंडी भवन होता है, विखंडी खंडी भवन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? तो केंचुआ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, इसे विखंडावस्था, विखंडावस्था यानी मेटामार्फिज्म भी कहते हैं, तो मेटामार्फिज्म किसकी विशेषता है? मेटामार्फिज्म केंचुए की विशेषता है। बस एक और आखिरी है आपका पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड। वो जीव जिसमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है उसे रज्जुकी कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। वे जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, आरज्जुकी कहते हैं। ये पृष्ठरज्जु होता क्या है? पृष्ठरज्जु भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान बनते हैं मध्य त्वचा से। हम लोगों में ये पृष्ठरज्जु परिवर्तित हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है पृष्ठरज्जु से ही बनता है। तो वे जिनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट यानी रज्जुकी कहते हैं, जिनमें भ्रूणीय चरण में ये नहीं पाया जाता उन्हें आरज्जुकी कहते हैं। तो ये पृष्ठरज्जु क्या है? तो पृष्ठरज्जु भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान पृष्ठ सतह यानी पीछे के साइड में पृष्ठ सतह पर बनती है
किससे बनती है? मध्य त्वचा से। पृष्ठ रज्जु मध्य त्वचा से बनती है, मध्य त्वचा स्तर से बनती है। जैसे 3 भ्रूणीय स्तर बताए ना, मध्य त्वचा स्तर से बनती है। अब देखो, पृष्ठ रज्जु जिनमें पाई जाती है उन्हें रज्जुकी कहते हैं। यानी पृष्ठ रज्जु जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रज्जुकी कहते हैं। रज्जुकी यानी कॉर्डेट कहते हैं। वे प्राणी जिनमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते, पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते, उन्हें क्या कहते हैं? आरज्जुकी कहते हैं। आरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। बस ये था आपका वर्गीकरण का आधार। अब इसके बाद आपको वर्गीकरण के आधार के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको सीधे एक एक संघ को पढ़ना है। पोरीफेरा पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, टिनोफोरा पढ़ेंगे, उसके बाद सभी को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट आप लोग बना लो जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक तरफ लिख देंगे जगत, दूसरा लिख देंगे कोशिका, संगठन का स्तर, संगठन स्तर। तीसरा कॉलम बनाएंगे सममिति, और फिर प्रगुहा, और इधर संघ। तो कुल कितने संघ आपने पढ़ा है? 11। कौन कौन से? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। चलो, जगत में कौन सा जगत पढ़ रहे हैं? जंतु जगत, है ना। सबसे पहले हम संगठन का स्तर देखेंगे। बताओ, कोशिकीय संगठन स्तर किस में पाया जाता है? कोशिकीय संगठन स्तर किस में पाया जाता है? पोरीफेरा संघ में पाया जाता है, पढ़ाया आपने। ऊतक स्तर का संगठन किस में पाया जाता है? ऊतक संगठन किस में पाया जाता है? ऊतक संगठन आपने पढ़ा है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा में पाया जाता है। आपने पढ़ा अंग तंत्र, अंग स्तर का संगठन किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। फिर आपने पढ़ा है अंग तंत्र स्तर किस में पाया जाता है? एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक पढ़ा है आपने। चलो नेक्स्ट देखो, सममिति। पोरीफेरा क्या होते हैं? असममिति होते हैं। पोरीफेरा असममित होते हैं, है ना। सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा ये क्या होते हैं? हरिये सममित होते हैं। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित, है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? प्रगुहा। तो किसमें प्रगुहा पाई जाती हैं? तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक में पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं प्रगुहीय प्राणी। ठीक है, ये प्रगुहीय होते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज कूटगुहीय होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आगुहीय प्राणी होते हैं, इनमें गुहा नहीं पाई जाती। बस ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया, इसको आप ऐसे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। और चाहो तो और भी आप लिख सकते हो जो आपको बताया गया। द्विकोरिक किस में पाया जाता है, त्रिकोरिक संगठन किस में होता है, ठीक है, अपूर्ण पाचन तंत्र किस में होता है, पूर्ण पाचन तंत्र क्यों, इसी में सब भर डालो, इसी से आपका तैयार हो जाएगा। ये पार्ट मत छोड़ना,
जितना बताए हैं सब एकदम रट डालो एग्जाम्पल के साथ। जो सीरीज बताए हैं 11 अंक की, उसी सीरीज को याद करके अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो ना कर पाओ। इसके बाद वाला तो जो टॉपिक है वो तो कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन इससे ही जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं। ठीक, अगर इसको तैयार आपने कर लिया तो आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर लेंगे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। हमको मुझवा नहीं रटा है तो आपको नहीं रटा सकता है, याद करिए ज़रूर होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या, अब तो एक संघों को पढ़ेंगे, पहले पोरीफेरा फिर सेलेंट डेटा, ऐसे करके हम कॉर्डेटा तक पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।